23 मई 2025 को इंदौर के रहने वाले राजा और सोनम रघुवंशी अपनी हनीमून ट्रिप के दौरान शिलांग से लापता हो गए थे और इसके बाद 2 जून को राजा की जो लाश है वो गहरी खाई से मिली थी। और जब शिलांग पुलिस ने इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया और एक के बाद एक इस पूरी घटना से जुड़ी हुई कड़ियों को जोड़ा तो यह पता चला कि राजा की पत्नी सोनम ने ही अपने प्रेमी और उसके कुछ साथियों के साथ मिल करके अपने पति राजा की हत्या कर दी थी। अब इस कांड से जुड़े हुए जितने भी आरोपी थे वो पुलिस की कस्टडी में हैं और पुलिस के द्वारा इन आरोपियों के द्वारा की जाने वाली जितनी भी पूछताछ थी वो अब पूरी हो चुकी है और अब इन सभी को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है और ये लोग अब जेल के अंदर हैं। लेकिन इसी बीच में जब 23 मई को ये लोग लापता हुए थे यानी कि राजा और सोनम रघुवंशी लापता हुए थे तो उसके एक हफ्ते के बाद यानी कि 29 मई को एक और यूपी का कपल जो शिलांग घूमने गया था वो भी लापता हो गया था और इनका नाम था कौशलेंद्र और अंकिता सिंह, जिनकी शादी हुई थी 5 मई को। और ये भी लोग वहाँ पर अचानक से रात में लापता हो गए थे और इनके जो भी मोबाइल की लोकेशन थी वो भी एक समय के बाद में किसी को भी नहीं मिल रही थी। तो क्या हुआ था इस कपल के साथ, कौशलेंद्र और अंकिता के साथ ऐसा क्या हुआ था कि शिलांग घूमने के दौरान ये दोनों लोग भी अचानक गायब हो गए थे और ये लोग क्या बाद में मिले या इनके साथ कुछ ऐसी अप्रिय घटना हो गई थी जिसके बारे में जब आपको पता चलेगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक नवविवाहित कपल कौशलेंद्र और अंकिता के बारे में जानेंगे कि कैसे वो लोग 29 मई तो शिलांग से अचानक लापता हो गए थे और उनके लापता होने के पीछे की पूरी कहानी क्या थी। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कौशलेंद्र और अंकिता के गायब होने के पीछे की पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से 50 किलोमीटर की दूरी पर एक सांगीपुर थाना क्षेत्र है और यहाँ पर एक गाँव है रहटी का गाँव। इस गाँव में एक शेर बहादुर सिंह नाम के व्यक्ति रहते हैं। वो आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न है और उनके पास पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और कई बीघे खेती है, यानी कि जो उनका परिवार है वो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न है। उनका एक इकलौता बेटा है जिसका नाम है कौशलेंद्र सिंह और उसकी उम्र है 32 साल। उनके पिताजी शेर बहादुर सिंह का यही मानना था कि बेटा यह आगे चल करके उनका बिजनेस संभाले, लेकिन कौशलेंद्र सिंह यह चाह रहे थे कि वो यूपीएससी की तैयारी करें और इसीलिए वो दिल्ली चले जाते हैं और वहाँ पर रह करके यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच परिवार वाले चाहते हैं कि अब कौशलेंद्र की शादी कर देना चाहिए क्योंकि वो घर के इकलौते बेटे थे और घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, बिजनेस भी बहुत अच्छा खासा था और घर में कई बीघे खेती थी, इसलिए किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं थी। और जो उनके परिवार वाले थे अब कौशलेंद्र के लिए बेटी यानी कि बहू को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसी बीच में कौशलेंद्र की शादी तय हो जाती है अंकिता सिंह नाम की लड़की से। वो भी उनके गांव के पास की रहने वाली थी और अंकिता सिंह लखनऊ में एक हॉस्पिटल में आईसीयू असिस्टेंट की नौकरी कर रही थी। कौशलेंद्र और अंकिता एक दूसरे से मिलते हैं और वो एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं और इसके बाद परिवार की रजामंदी से उन दोनों की अरेंज मैरिज कर दी जाती है। 5 मई को दोनों की शादी हुई थी और गांव वालों का यही कहना था कि ये जो शादी हुई थी ये बहुत ही अच्छी हुई थी, बहुत ही संपन्न शादी हुई थी, बहुत अच्छा खासा पैसा खर्च किया गया था इस शादी में। यानी कि गाँव वालों को यह कहना था कि आसपास के जितने भी गाँव है 10-12 किलोमीटर में वहाँ पर इतनी महंगी शादी किसी की नहीं हुई है, यानी कि इस शादी में बहुत अच्छा पैसा खर्च किया गया था और परिवार वालों की रजामंदी से ये शादी हुई थी। शादी होने के बाद में जैसे सभी नवविवाहित कपल चाहते हैं कि हम लोग हनीमून ट्रिप पे जाएं और इसके बाद कौशलेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इस समय पे जो जम्मू कश्मीर के हालात थे वो ठीक ना होने की वजह से परिवार वाले भी मना करते हैं कि भाई आप लोग जम्मू कश्मीर ना जाओ, कहीं और चले जाओ। कौशलेंद्र सिंह कहते हैं कि मैंने लगभग सभी जगह तो घूम ही लिया है, चलो जम्मू कश्मीर नहीं जाते हैं तो चलते हैं हम लोग सिक्किम। और इसके बाद अंकिता और कौशलेंद्र सिक्किम जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वो लोग इस प्लान के बारे में किसी को नहीं बताते हैं। जैसे उस केस में आपने देखा था सोनम ने अपने प्लान के बारे में किसी को नहीं बताया था, यानी कि अपने पति को भी नहीं बताया था। पहले टिकट बुक कर ली थी, उसके बाद उसने राजू को बताया था। लेकिन यहाँ पर कहानी दूसरी थी। यहाँ पर दोनों लोग अपनी रजामंदी से यानी कि कौशलेंद्र और अंकिता अपनी इच्छा से सिक्किम जाने की टिकट बुक करते हैं, लेकिन वो अपने परिवार वालों को नहीं बताते हैं। और इसके बाद अंकिता अपनी बुआ आशा सिंह से कहती है कि आप पिताजी यानी कि उसके ससुर से ये कह दीजिए कि हम लोग सिक्किम घूमना चाहते हैं। तो इसके बाद उसके वहाँ पर चाचा जी भी बैठे हुए थे जिनको चचिया ससुर कहते हैं। वो कहते हैं कि अरे सिक्किम कहाँ जा रहे हो, कहीं और चले जाओ। तो ये लोग कहते हैं कि हमने टिकट बुक कर लिया है, अब सिक्किम जाने का प्लान है और सब जगह तो हम लोग घूम चुके हैं। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है चले जाओ भाई। तो इसके बाद में जो कौशलेंद्र के पिताजी होते हैं उसको 50,000 रुपये देते हैं और कहते हैं भाई तुम लोग घूम करके आ जाओ। 24 मई का ये लोग टिकट बुक करते हैं, यानी कि कौशलेंद्र और अंकिता ने 24 मई का टिकट बुक किया था। लेकिन जो टिकट था वो एक ही क्लियर होता है, यानी कि एक इनके पास सीट अवेलेबल थी और दूसरी सीट अवेलेबल नहीं थी। तो इसके बाद दोनों प्लान करते हैं कि चलो एक ही सीट में दोनों लोग चले जाएंगे और 24 मई को ये लोग गैंगटोक के लिए निकल जाते हैं। गैंगटोक के लिए इनका 3 दिन स्टे का प्लान था। 26 मई को ये लोग गैंगटोक पे पहुंच जाते हैं
और वहाँ पर घूमने फिरने के बाद 3 दिन तक घूमते फिरते हैं और इसके बाद ये 28 मई की सुबह निकलते हैं लाचेन के लिए। लाचेन और लांचुक भी वहाँ पर 2 जगह हैं, वहाँ पर भी इनका 3 दिन रुकने का प्लान था। तो ये 28 मई की सुबह वहाँ से निकलते हैं लाचेन के लिए और 28 और 29 मई को लाचेन में घूमते फिरते हैं और उसी के बाद 29 मई को इनका प्लान बन जाता है लाचुंग के निकलने के लिए। यानी कि रात में वही 8 बजे के आसपास इनकी बस थी और वह उससे लाचेन से लाचुंग के लिए जा रहे थे। 8 बजे के आसपास अंकिता अपनी माँ को फ़ोन करती है और बताती है कि हमने डिनर विनर कर लिया है और अब हम लोग निकल रहे हैं और लाचुंग जाना है, जो हमारा नेक्स्ट घूमने वाला टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ के लिए जाना है। और इसके बाद फ़ोन कट जाता है। अंकिता और उसकी माँ के बीच में 30 सेकंड के आसपास की बातचीत हुई थी, जिसमें उसने बताया था कि अब हम लोग बस में बैठने वाले हैं और निकलने वाले हैं लाचुंग के लिए। 2 बस बुक की गई थी और इस 2 बस में 20 लोगों का ग्रुप था, उनको बैठना था। तो जो एक बस थी उसमें जिसमें कौशलेंद्र और अंकिता बैठे हुए थे, उसके साथ इनके साथ उड़िया फैमिली थी, उसके भी कुछ सदस्य बैठे हुए थे। साथ ही साथ त्रिपुरा से एक कपल आया हुआ था, वो बैठा हुआ था। वहीं जो दूसरी बस थी उसमें उड़िया फैमिली के 5 लोग उसमें बैठे हुए थे। ये सभी लोग लाचेन से लाचुंग की ओर निकल पड़ते हैं और इनकी जो यात्रा का समय था 8 बजे के आसपास, यानी उसके बाद में शुरू करते हैं और ये लोग आगे आगे चलना शुरू कर देते हैं। यानी कि एक बस पीछे चल रही होती है और एक बस उसके आगे चल रही होती है, क्योंकि ये जो खाई वाला इलाका होता है, पहाड़ काट करके रास्ता बनाया जाता है और ये राउंड सर्किल में होता है, तो ऐसे घूमते हुए जाते हैं। बट इस रास्ते की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि बारिश वाले समय में यहाँ की जो मिट्टी है वो फिसलने लगती है। तो इस समय जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है उसको अपना दिमाग केवल अपनी स्टीयरिंग पर और अपनी ड्राइविंग पर रखना होता है, वो इधर उधर अपना दिमाग नहीं कर सकता है। यानी कि वो ज़रा सी गलती कर देगा तो हो सकता है कि गाड़ी खाई में चली जाए और ऐसे एक्सीडेंट सिक्किम वाले इलाकों में होते रहते हैं। इसलिए जो यहाँ पर ड्राइवर होते हैं वो वेल स्किल्ड होते हैं, बट कभी कदार इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं। तो इन दोनों लोगों की जो बसें थी वो आगे पीछे हुए चल रही थी, आगे आगे बस चलती जा रही थी। इसी बीच में जो आगे बस चल रही थी वो पीछे मुड़ करके देखता है कि अरे पीछे जो गाड़ी आ रही थी, बस आ रही थी, उसकी लाइट दिख ही नहीं रही है। वो करता है कि अरे यार पीछे वाली बस गई कहाँ। तो ये यात्री लोग बैठे थे, उन्हीं के परिवार के लोग पीछे वाली बस में थे। वो कहते हैं ड्राइवर से, भैया फ़ोन करो पीछे वाले बस के ड्राइवर को, है कहाँ। ड्राइवर फ़ोन करता है तो उस जो बस का जो पीछे वाली बस का ड्राइवर था उसका फ़ोन लगता ही नहीं है और इसके बाद इन सभी लोगों को चिंता होने लगती है। ये लोग उसी पॉइंट से वापस आते हैं और रास्ते में वहाँ पर एक आईटीबीपी की चौकी थी, उससे पूछते हैं कि बताइए सर कि यहाँ से एक बस गई थी, उसके बारे में आपने कुछ देखा है। तो वो लोग यही बताते हैं कि 2 बसें गई थी और एक वापस आई है। इसका मतलब ये है कि एक बस खाई में गिर गई है। और जैसे ही ये बात लोगों को पता चलती है, आईटीबीपी की जो चौकी थी वो तुरंत एसडीआरएफ जो लोकल टीम होती है, डिजास्टर टीम, उसको फ़ोन करती है। ये लोग 12 बजे के आसपास पहुंचते हैं और 12 बजे यानी कि लेट नाइट से ही सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाता है। 12 से 1 बजे के बीच में लगातार ढूंढा जाना शुरू हो जाता है और जहाँ पर ये गाड़ी गिरी थी, जब सर्च किया जाता है तो वो 150 फीट गहरी खाई थी और वहाँ पर जो सर्च करने का ऑपरेशन था, वहाँ पे काम जो करना था वो इतना आसान नहीं था कि बहुत ही आसानी से इसको ढूंढ लिया जाए कि लोग कहाँ गए हैं, कैसे हुए हैं। और जब ये सर्च टीम ढूंढती है तो ढूंढते ढूंढते नीचे पहुंचती है तो वहाँ पर 2 लड़के मिलते हैं जो शायद इसी बस में बैठे हुए थे और छिटक करके बाहर निकल गए थे। इन दोनों लड़कों के जो हालात थे वो ख़राब थे, इस वजह से इनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। ये दोनों लड़के बहुत ही बुरी तरीके से घायल हुए थे, लेकिन इनकी लाइफ आसानी से बचाई जा सकती थी और जब इनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है तो कुछ दिनों तक ये हॉस्पिटल में रहते हैं और उसके बाद ये नॉर्मल जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन इनको छोड़ करके जो और भी लोग उस बस में बैठे हुए थे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है और इसी बस में कौशलेंद्र और अंकिता भी बैठी हुई थी और उनके बारे में भी कुछ भी पता नहीं चलता है। इसी बीच कौशलेंद्र और अंकिता के परिवार वाले लगातार अपने बच्चों को कॉल कर रहे थे कि उनसे कोई बातचीत हो जाए, लेकिन उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था। कॉल की जा रही थी तो कॉल कुछ जा नहीं रही थी, मोबाइल बता रहे थे स्विच ऑफ। तो जब उनको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे गए थे घूमने, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो कौशलेंद्र और अंकिता के जो परिवार वाले थे वो पहुंचते हैं शिलोंग में। तो ये लोग 30 मई को शिलोंग पहुंच जाते हैं और उसके बाद वहाँ के जो लोकल पुलिस वाले हैं उनसे, साथ ही साथ जो वहाँ के जो लोग हैं, जो लोग ये सर्च वाला काम करते हैं, एसडीआरएफ टीम और इनके साथ जो भी लोग जुड़े हुए थे, जो लोग वहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रहे थे, उनके साथ मिल करके अपने बच्चों को यानी कि कौशलेंद्र और अंकिता को ढूंढना शुरू कर देते हैं। जब ये लोग लगातार ढूंढते रहते हैं, सभी लोग पूरी कोशिश कर रहे थे, दिन रात ढूंढा जा रहा था, लेकिन उन 2 लड़कों के अलावा और किसी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही थी। साथ ही खाई में नीचे की ओर एक नदी बह रही थी और वो नदी बारिश की वजह से उफान में थी। जब ये लोग सर्च ऑपरेशन करते हैं तो वहाँ पर कुछ लोगों के सामान मिलते हैं, लेकिन इन सामान में अंकिता और कौशलेंद्र के जो सामान थे उसके बारे में
कुछ भी जानकारी नहीं मिलती, यानी कि जो भी सामान वहाँ से मिला था उसमें से अंकिता और कौशलेंद्र का सामान कुछ भी नहीं था। साथ ही साथ इन लोगों की जो डेड बॉडी थी, ये लोग कहाँ चले गए हैं इसके बारे में भी कुछ पता नहीं चल रहा था। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि यदि बस नीचे गिरी है तो हो सकता है गेट खुल गया हो और ये लोग छिटक करके नदी में चले गए हों, और नदी का बहाव इतना तेज है जिस वजह से ये लोग बह करके आगे चले गए हों। तो इनके जो परिवार वाले हैं ये लोग 10 जून तक अपने बच्चों को ढूंढते हैं, यानी कि कौशलेंद्र और अंकिता को ढूंढते हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। और उसके बाद ये लोग थक हार करके प्रतापगढ़ वापस आ जाते हैं, और घर में आने के बाद इनके पास केवल एक ही सहारा था, वो था भगवान का सहारा। और इसके बाद कौशलेंद्र के पिताजी अपने घर के पास मंदिर में महामृत्युंजय जाप कराना शुरू करते हैं। उन लोगों का अब यही आसरा था कि हो सकता हो कि यदि उनके बच्चे जब बस खाई में गिरी हो तो उससे छिटक करके नदी में शायद चले गए हों, और नदी में बह करके यदि किसी दूर गांव के आसपास पहुंचे होंगे तो वहां पे रहने वाले लोगों ने उनको रिकवर कर लिया होगा, उनका कहीं पर इलाज चल रहा होगा। अब कौशलेंद्र और अंकिता के परिवार वाले किसी चमत्कार का ही वेट कर रहे हैं कि भगवान की ऐसी कृपा हो जाए कि उनके बच्चे वापस आ जाएं। क्योंकि जब कौशलेंद्र और अंकिता के परिवार वालों ने इन 2 बचे लड़कों से हॉस्पिटल में जा करके बातचीत की थी और उनको अंकिता और कौशलेंद्र की फ़ोटो दिखाई थी, तो उन लड़कों ने यही बताया था कि ये दोनों लोग बीच वाली सीट पर बैठे हुए थे, और एक किनारे पर उनकी माँ बैठी हुई थी और दूसरे किनारे पर उनकी बुआ बैठी हुई थी। यानी कि यह बात कन्फर्म हो गई थी कि जो बस खाई में गिरी थी उस बस में ये दोनों लोग सवार थे, यानी कि कौशलेंद्र और अंकिता उसी बस में सवार थे जो बस खाई में गिर गई थी। लेकिन 29 मई से लेकर 10 जून तक इन सभी लोगों ने अंकिता और कौशलेंद्र को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। अब यह भगवान की कृपा ही हो सकती है, और यह एक चमत्कार हो सकता है कि कहीं वो यदि नदी में बह करके किसी गाँव में पहुँच गए हों और वहाँ के लोगों ने उनको जिंदा बचा लिया हो और इसके बाद उनका इलाज चल रहा हो, या हो सकता है कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए जिसकी वजह से कौशलेंद्र और अंकिता सकुशल अपने घर वापस आ जाएं। और इसी वजह से इनके परिवार वाले यानी कि कौशलेंद्र के पिताजी लगातार महामृत्युंजय जाप करा रहे हैं कि कुछ कृपा हो जाए और उनके बहू और बेटे घर वापस आ जाए। हम भी लोग भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ऐसा कुछ चमत्कार कर दीजिए जिसकी वजह से कौशलेंद्र और अंकिता अपने घर सब सकुशल वापस आ जाएं। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब भी आप लोग किसी हिल स्टेशन में घूमने चाहते हैं तो मानसून वाले समय में जाने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि हिल स्टेशन वाले इलाकों में मानसून के समय में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। वैसे भी इन इलाकों में नॉर्मल टाइम में तो बारिश होती रहती है, लेकिन जब मानसून आता है तो उस समय पर बारिश की जो फ्रिक्वेंसी है वो इन इलाकों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और बारिश होने की वजह से यहाँ के जो रोडें होते हैं वो चिकनी हो जाती हैं, और उसी समय पर इस तरीके के जो एक्सीडेंट है उनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए जब भी आप लोग ऐसा प्लान बना रहे हैं कि आप लोग किसी भी हिल स्टेशन में घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले वहाँ के वेदर के बारे में जानकारी ज़रूर ले लीजिए। आजकल तो बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स अवेलेबल है जहाँ पर आपको किसी भी जगह का हफ्ते भर का जो मौसम होने वाला है फ्यूचर में उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसलिए इस घटना के होने के बाद मैं आप लोगों को यही एक सजेशन दे सकता हूँ कि जब भी आप लोग हिल स्टेशन में घूमने जाते हैं तो एक बार वहाँ के जो वेदर कंडीशन है उनके बारे में जानकारी ज़रूर ले लीजिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।